हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, फाइनली नीट यूजी के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट का जो स्ट्रेस था मेन प्रिपरेशन को लेके, एग्जामिनेशन को लेके, वो अब फाइनली ख़त्म हो गया है। और फैक्ट यही है कि जिस बच्चे की जैसी प्रिपरेशन थी उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स लोग अब अपने स्कोर को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें कुछ 1% स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत करी थी लेकिन वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। हमेशा की तरह इतना बड़ा एग्ज़ामिनेशन होता है, इसको 100% मैनेज कर पाना एनटीए के लिए भी पॉसिबल नहीं रहता है, इसलिए थोड़ी बहुत गलती हर जगह देखने को मिलती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स एनटीए के लिए क्लेम करें, अगर एनटीए नहीं सुन रहा है तो आगे वो कोर्ट का भी द्वार खटखटा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या करना है, क्या अब आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है और अब आपका जो रिज़ल्ट है एक्सपेक्टेड 15 अगस्त के बाद कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। बिकॉज हर साल ये देखने को मिलता है कि लगभग 1 महीने का समय लेता है एनटीए रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने का, और रिज़ल्ट आने के मोस्ट प्रॉब्ली 1 हफ्ते में आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी का जो कंडीशन है वो ऐसा है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके पास थोड़ी बहुत सबके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर है। काफ़ी लोगों ने पहले भी काउंसलिंग करके रखी है प्रीवियस ईयर्स में भी, तो उनके पास काउंसलिंग का भी एक्सपीरियंस है। बाकी लोग इधर से ब्लॉग से, सेशंस से, ऑनलाइन मोड से, टीचर्स से, सबके पास थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सभी के पास है कि काउंसलिंग कैसे होती है, क्या चीज़ होती है। लेकिन रियल स्टेटस जैसे कि सभी स्टूडेंट से बातचीत करने में पता चलता है कि कन्फ्यूज़न अभी सभी के पास है, और एक छोटा सा जो डर रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, हमारी सीट हमसे मिस ना हो जाए, या वो बेस्ट सीट ना निकल जाए जो हमारे स्कोर पे आ सकती है। तो अब आगे की जर्नी में कैसे क्या करना है, जब तक रिज़ल्ट आता है, जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है, तो किन किन चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ लें जिससे कि जब हम काउंसलिंग करने जाएं तो हमसे कोई भी गलती ना हो। जो भी नंबर आपके फाइनली नीट के एग्ज़ाम में प्रोड्यूस होंगे, आपके स्कोर कार्ड में जो भी नंबर आएगा आउट ऑफ 720, उसके बेसिस पे क्या आपकी काउंसलिंग अप्रोच होने वाली है। हम सभी को पता है कि इस बार लगभग 18 लाख बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम देने गए होंगे, एक टेंटेटिव आइडिया है टोटल बच्चों में से, और लगभग 9 लाख से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड होंगे। इसमें से सभी स्टूडेंट का स्कोर अलग अलग आएगा नीट में। कुछ बच्चों का स्कोर टॉप से आएगा, टॉप से लेके बॉटम लाइन तक सभी डिफरेंट स्कोर के बच्चे देखने को मिलेंगे। 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 तक नंबर देखने को मिलेंगे। तो काउंसलिंग अप्रोच हमारी अपनी इंडिविजुअल अप्रोच होती है कि अगर किसी बच्चे का स्कोर 300 आ रहा है तो उसको समझना होगा कि मुझे 300 के स्कोर पे कैसे काउंसलिंग करनी है। किसी का 400 का स्कोर आ रहा है तो उसको समझना होगा कि हमको 400 के स्कोर पे कैसे काउंसलिंग करनी है। ऐसे ही 500 वाले की प्रिपरेशन अलग रहेगी, 600 वाले बच्चों की प्रिपरेशन अलग रहेगी। तो जब भी आप किसी के सेशंस देखते हो, वॉच करते हो, तो एक आपके पास कॉमन अप्रोच मिलती है, लेकिन आपको अपनी भी पर्सनल अप्रोच बनानी रहती है कि भाई मेरे जो नंबर आ रहे हैं फाइनली, फ़िलहाल अभी तक आपने अपने एक नंबर टैली कर लिए होंगे डिफरेंट आंसर शीट जो रिलीज़ हुई है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, कि आपका एक टेंटेटिव क्या मार्क्स आ रहे हैं। और सभी बच्चों की अलग कैटेगरीज रहती है। ज़्यादातर बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ लोगों के पास रिजर्वेशंस भी होते हैं, SC ST OBC EWS। तो ज़्यादातर हम लोग को पता है कि रिजर्वेशन हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एप्लीकेबल होते हैं, और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी रिजर्वेशन मिलता है। तो हमको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप काउंसलिंग अपनी अप्रोच स्टार्ट करो तो क्या क्या मेन चीज़ों पर हम देखें, और जिससे कि हमारा जो कन्फ्यूज़न है माइंड का, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट होकर काउंसलिंग में उतरे और सही तरीके से काउंसलिंग करके सीट ले लें। पिछले 2-3 साल से काउंसलिंग का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। 5 महीने तक काउंसलिंग एक्टिविटी चली, जहां 2 राउंड ऑल इंडिया कोटा के होते हैं। पिछले साल गवर्नमेंट को 5 राउंड कंडक्ट कराने पड़े और उसके बाद भी सीटें फुलफिल नहीं हो पाई। तो गवर्नमेंट भी हर साल सीखती रहती और देखती रहती कि कहाँ पे लूप होल्स हो रहा है, उसको सुधारने के लिए हर बार रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किए जाते हैं कि काउंसलिंग को सही तरीके से कंप्लीट किया जाए और सीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस सही से कंप्लीट हो जाए। तो लास्ट ईयर के में ये लास्ट 2-3 साल से ये चीज़ बहुत नोटिस करी जा रही है कि स्टूडेंट्स को काउंसलिंग जब करने जाते हैं तो उनको सीट मिलती है, लेकिन वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, और उनमें एंजाइटी होती है कि आगे फर्दर काउंसलिंग करने जाएं, जिससे कि वो करंट सीट को ड्रॉप करते हैं, भले उस पर उनको पेनल्टी देनी पड़े, और आगे काउंसलिंग करते रहते हैं, जिससे कि सीट फाइनली स्टूडेंट ले नहीं पाता और सीट काउंसलिंग आगे तक चलती है। इस चीज़ को दूर करने के लिए इस बार की काउंसलिंग में एक बड़ा नियम आएगा कि फर्स्ट राउंड तो आप लोग को मिलेगा फ्री एग्जिट का, यानी कि आपको कोई सीट मिली, अगर आप सीट से सेटिस्फाइड हो तो ज्वाइन कर लो, आगे अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड कर लो, नहीं सेटिस्फाइड हो तो सीट को छोड़ दो। लेकिन सेकंड राउंड में ज्वाइनिंग के बाद अगर आपने कहीं पे ज्वाइनिंग ले ली, अलॉटमेंट आ गया वो बात डिफरेंट है, लेकिन अगर आपने कहीं पे सीट ज्वाइन कर लिया, तब फिर आपको
आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में मुश्किल होगी, गवर्नमेंट आपको काउंसलिंग से डिबार भी कर सकती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, पहली चीज़ हमको अच्छे से समझना होगा कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन इस बार क्या आएंगे। लास्ट ईयर के रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक आपको पता होंगे, नहीं पता है तो आप देख सकते हो, लेकिन इस बार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेगा एमसीसी, उसको आपको देखना है। एमसीसी के ऊपर अभी वाउचर आएगा, वो आप बुलेटिन को सही से पढ़ लीजिएगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। उस पूरे बुलेटिन के अंदर ही सारे क्लॉजेस क्लियर होते हैं। तो पहली चीज़, अगर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर है तो आपको कोई भी बंदा कंफ्यूज नहीं कर सकता है। अगर आपके पास कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन या गलती से भी कुछ लोगों को नहीं पता रहता है लेकिन वो बताते हैं बिकॉज बताने की आदत है उनको, तो वो सब चीज़ों से आप दूर होंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ध्यान से देखना है कि इस बार क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे। मेन सेकेंड चीज़, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग हमारे क्या ऑप्शन रहेंगे। तो फिलहाल जो बचे हुए आपके पास 1 महीना है, उसमें आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। पहले आप अपने स्कोर के हिसाब से डेटा कलेक्ट करके रख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कोर 500 नंबर का आ रहा है, तो 500 नंबर पे आप ये देखो पहली बात कि जो आपका होम स्टेट है, क्या आपके होम स्टेट के अंदर आपको सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। अगर आपने देखा कि ठीक है हमारे होम स्टेट के अंदर मुझे सीट मिल रही है, उसके बाद हमको देखना रहता है कि क्या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हमारे स्टेट में आ रही है, टोटल कॉस्टिंग क्या आ रही है। केवल ट्यूशन फीस नहीं, टोटल सब कुछ जोड़ जाड़ के टोटल कितना पैसा हमको देना पड़ेगा 5 साल के अंदर, जिसके अंदर हॉस्टल का फीस, सिक्योरिटी अमाउंट, एडिशनल जो भी अमाउंट होता है वो कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि ठीक है मेरे स्टेट में एक सीट मिल रही है जिसकी कॉस्टिंग आ रही है 80 लाख रुपीज़। फिर थर्ड पैरामीटर आपने देखा कि उस कॉलेज की क्वालिटी क्या है, यानी कि कॉलेज कितना पुराना है, क्या वो सिर्फ एमबीबीएस चला रहा है कि एमबीबीएस के साथ एमएसएमडी भी चला रहा है। इस तरह से आपने पहले अपना स्टेट फिल्टर कर लिया, फिर आपने अपना स्कोर बाकी भी स्टेट्स में लगा के देखा कि जो स्टेट्स ओपन है, जो दूसरे स्टेट्स वाले बच्चों को इन्वाइट करते हैं काउंसलिंग करने के लिए, ऐसी जगह पे कहाँ कहाँ पे हमको सीट मिल सकती है। आपने देखा कि मेरे स्टेट के अलावा मुझे 4 जगह पे और सीट मिल सकती है, तो फिर आपने वही चीज़ वहाँ पे फॉर्मूला लगा के देखा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या आ रही है। हो सकता हो आपने देखा कहीं पे मेरा बजट 70 लाख रुपए आ रहा है, तो आप मेरे को ये पता चला कि मेरे स्टेट में 80 लाख रुपीज़ आ रहा था, यहाँ पे 70 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आ रहा है, यानी कि 10 लाख रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हो सकता है अगर हम अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाएं। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको एनालिसिस करना पड़ता है। डीम यूनिवर्सिटी में कंपैरिजन करके देखिए कि डीम में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या बजट मिल रहा है, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है और फर्दर क्या एडवांटेज मिल रहा है। तो पहले आपको ये सब चीज़ निकाल के देख लेनी कि आपके स्कोर पे कहाँ पे क्या ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। पहले आपने नोट कर लिया कि हाँ ये 6 जगह पे मुझे सीट मिल सकती है, फिर उन 6 जगह पे फ़िल्टर लगा के देखिए कि क्वालिटी वाइज, कॉस्टिंग वाइज कहाँ पे क्या चीज़ आपको बेस्ट मिल रही है, फिर उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग करने जाएंगे। तो ये होमवर्क अगर आप कर लोगे, उसके बाद काउंसलिंग के टाइम पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मुझे ये वाला फॉर्म फिल करना है कि मुझे वो वाला फॉर्म फिल करना है। आपको पता होगा कि हाँ इन 7-8 जगह पे मुझे सीट मिल रही है, लेकिन ये मैंने 2 बेस्ट सेलेक्ट किए थे अपने लिए, इसलिए मैं ये 2 काउंसलिंग में जाऊँगा और इन 2 जगह पर मुझे सीट मिल जाएगी। तो ये सब छोटे छोटे से होमवर्क हैं जो अगर आप डेटा को सही से इस्तेमाल करके फ़िल्टर करते हो तो आपके पास कि जो काउंसलिंग एक सही से होगी, आपका कन्फ्यूज़न जो है दूर होगा, कॉन्फिडेंट होकर आप काउंसलिंग कर पाओगे, एक अच्छी सीट निकाल पाओगे और बेस्ट सीट निकाल पाओगे। काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, भाग करिए लीजिए और काउंसलिंग मेरिट के थ्रू सीट लीजिए। लेकिन ये तो एक नॉर्मल चीज़ होगी, लेकिन सही से काउंसलिंग करने के लिए हमको जो हमारे पास डेटा है उसको सही से यूज़ करना आना चाहिए। इसी तरीके से कोई बच्चा 600 नंबर वाला होगा, कोई 400 वाला होगा। हम नीचे से पकड़ के ले लेते हैं कि कोई बच्चा मानिए 160 नंबर का है, वो भी क्वालिफाई हो के आया है, 150 नंबर वाला बच्चा है वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। इस बार के एग्ज़ामिनेशन को देखते हुए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देखते हुए जो एक आइडिया निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि 130 से लेकर 138 के बीच में कोई भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है जो जनरल वाले कैटेगरी के बच्चे होंगे, यानी कि 140 के ऊपर काफ़ी अच्छी संभावना है कि आप लोग क्वालिफाइड हो जाओगे। तो मान के चलते हैं किसी बच्चे का स्कोर 145 है या 150 है बिल्कुल बॉटम लाइन से, तो इसी तरह से वो भी देखा गया कि मुझे लो स्कोर पे कहाँ पे सीट मिल सकती है, क्या किसी स्टेट के अंदर मुझे सीट मिल सकती है। आपने देखा कि हाँ लास्ट ईयर इन 2-3 स्टेट के अंदर मुझे सीट मिल गई थी। फिर आपने देखा कि डीम में सीट मिल सकती है, आपने देखा हाँ ये 4-5 डीम्ड कॉलेज है वहाँ पे भी सीट मिल सकती है। तब यही फॉर्मूला आप वहाँ पे भी अप्लाई करोगे कि आप देखोगे कि ठीक है मुझे सीट तो मिल रही, डैट इज़ ओके। अब मैं देखूँ कि जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ कि उस कॉलेज की क्वालिटी क्या है, क्या बिल्कुल नया कॉलेज है, थोड़ा बहुत पुराना है, क्या एक्सपोजर मिलने वाला है, मुझे कैसी फैकल्टी मिलने वाली है। एक्सपोजर आपको कैसे समझ में आएगा
ओल्ड इज़ गोल्ड का फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला रहता है कि जो कॉलेज जितना पुराना है उसका मैनेजमेंट भी उतना पुराना होगा, फैकल्टीज़ भी अच्छी होंगी, उसमें MSMD के प्रोग्राम भी चल रहे होंगे, रिकॉग्नाइज भी होगा, तो क्वालिटी ऑफ कॉलेज ओवरऑल अच्छा रहेगा। लेकिन फ़िल्टर में आप बहुत कुछ दे सकते हो, लोकेशन भी देख सकते हो, लेकिन ऊपर वाले स्टूडेंट्स के ऊपर जिनका स्कोर बड़ा होता है उनके पास तो ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये तो हमको पता है कि अगर स्कोर में यानी बॉटम लाइन से आएगा तो हमारे ऑप्शंस ख़त्म होते जाएंगे, नीचे नीचे आएंगे। सीट तो मिल जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सीट हमको नहीं मिल पाएगी। तो इसी तरह से सारे बच्चों को अभी क्या करके रखना है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके रखिए। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेटा नहीं है, तो आप eduassess.com पे जाके विज़िट करिए, हमारी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करिए। वहाँ पे आपको इंडिया के सारे स्टेट्स के सारे स्टेट काउंसलिंग के आपको डेटा मिल जाएंगे, कहाँ पे क्या ट्यूशन फ़ीस है, कहाँ पे क्या कट ऑफ है, किस नंबर पे कौन से राउंड में क्या सीट मिली थी, वो सब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या हमारे प्ले स्टोर पे जाके eduassess का ऐप भी डाउनलोड करके वहाँ से भी आप सारे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको सारे ओपन स्टेट्स के, स्टेट टू स्टेट के, ऑल इंडिया कोटा के, एम्स के, जिपमार के, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के सारे कट ऑफ MBBS के वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि आपने डेटा अपने सामने रख लिया, फिर अपने स्कोर के हिसाब से आपने ऑप्शंस क्रिएट कर लिए, तो ये काम आपका हो गया। अब उसके बाद हर बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन भी हर स्टूडेंट का अलग अलग होने वाला है। कुछ बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे, कुछ रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, SC ST EWS OBC NC VJ, ये सब अलग अलग कैटेगरी होगी, हर स्टेट में अलग कैटेगरी होती है। और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे, कुछ NRI OCI PIO फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। तो आपको देखना है कि किस भी कैटेगरी के अंदर हम जो काउंसलिंग करने जा रहे हैं, तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मी। मैं पहले से इस बचे हुए टाइम के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लूँ, जिससे कि मुझे लास्ट मोमेंट पे परेशान ना होना पड़े। अगर आप NRI OCI कैंडिडेट हो तो आपको काउंसलिंग करनी है, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेना चाहते हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट लेना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम के बीच में अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन कर दीजिए। आपका एम्बेसी सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट हो गया, रिलेशनशिप एफिडेविट हो गया, और आप देखते हो क्या बॉन्ड लगेंगे, फ़ीस जो आप पे कर रहे हो वो आपके NRE अकाउंट से पे हो रहा है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। फ़ीस जो हम पे करेंगे, फॉर एग्जांपल $1 लाख में टोटल कोर्स की फ़ीस है, तो क्या वो वन टाइम पेमेंट है या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है, वो क्या हमारे पास रेडी है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमको पहले से रेडी लेके चलना है। इसी तरह से कोई बच्चा SC कैटेगरी से या OBC EWS से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कर रहा है, तो बेसिक आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्लास 10 के, 11 की, 12 की मार्कशीट हो गई, पासिंग सर्टिफिकेट्स हो गए, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सब रेडी है कि नहीं, ID प्रूफ आपके पास रेडी होंगे ही होंगे कि आपका आधार कार्ड हो गया, जितने भी नीट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, अभी तक आपने नीट का फॉर्म फिल किया था वो, आपका एडमिट कार्ड आया वो, अब आपके आगे आपका स्कोर कार्ड आएगा वो, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा वो, रजिस्ट्रेशन जिस भी काउंसलिंग में करोगे वो सारे पेपर्स आपके रेडी हैं कि नहीं, ये सारे पेपर की आपको फाइल बना के लेके चलना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मी। और ये सब चीज़ करने के बाद प्रोसेस से आपको काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग के अंदर सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना है। और चॉइस फिलिंग को सबसे जो मेन पार्ट रहता है कि जो भी कॉलेज को हम फिल करने जा रहे हैं, बस आँख बंद करके कॉलेज नहीं फिल करना है। अगर सपोज़ के लिए कोई काउंसलिंग में हम जा रहे हैं, वहाँ पे फॉर एग्जांपल 25 कॉलेज हैं, उन 25 में से मैंने 12 कॉलेज को फिल कर रहा हूँ, तो मुझे 12 कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए कि 12 कॉलेज कैसे हैं, क्या उसकी फ़ीस है, कुछ हिडन कॉस्ट तो नहीं है, कोई एडिशनल क्लॉज तो नहीं लगा रखा है, कोई बैंक गारंटी तो नहीं मांग रहा है। कुछ ही कॉलेज ऐसे हैं जो बैंक गारंटी मांगते हैं, सारे मेडिकल कॉलेज बैंक गारंटी नहीं मांगते, जिससे कि हमको सीट मिल जाए और बाद में मैं देखूँ सरप्राइज़ हो जाए कि यार मैंने तो फ़ीस कैलकुलेट करी थी इसकी 72 लाख रुपीज़, लेकिन फ़ीस तो जा रही इसकी 85 लाख रुपीज़, तो आपको सीट छोड़नी पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें आप क्लियर करके करें, तो उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करोगे, तो ये सारी प्रिपरेशन रहेगी, तो बहुत स्मूथ वे से आपकी काउंसलिंग होगी और आसानी से आप काउंसलिंग में जाओगे और सीट लेके वापस आ जाओगे। तो बचे हुए समय का अच्छे से इस्तेमाल करना है, डेटा कलेक्ट कर लेना है, अपने स्कोर के हिसाब से प्रिपरेशन करके चलनी है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को देखना है। जो कॉलेज में हम फिल करने जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से हो, चाहे स्टेट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे डीम्ड कॉलेज हो, चाहे ओपन स्टेट का कॉलेज हो, उस कॉलेज के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। स्टूडेंट का रिव्यूज़ ले लेना है, यहाँ से सोशल मीडिया का आप यूज़ कर सकते हो रिव्यूज़ लेने का, जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ ये देखी गई कि कभी भी स्टूडेंट आपको 100% रिव्यू नहीं दे पाएंगे। रिव्यू तो आपको एक्चुअली खुद ही पता चलता है आपको। ये कोई बच्चा अपने कॉलेज से एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़ है तो उसका रिव्यू ख़राब हो जाता है, कोई खुश है तो उसका अलग हो जाता है। तो ये चीज़ आपको कलेक्ट करनी पड़ती है कि भाई कॉलेज का क्या स्टैंडर्ड है, कितना पुराना कॉलेज है, कोई बॉन्ड तो नहीं है, सर्विस बॉन्ड तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही बेसिकली सर्विस बॉन्ड होता है, प्राइवेट के अंदर सर्विस बॉन्ड नहीं होता है। और NRI कैटेगरी से भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तब भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता है। ये सब चीज़ फिल्टर करने के बाद फिर हमको काउंसलिंग करनी है।
जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम था, वहाँ पे आपने अच्छी से प्रिपरेशन करी थी, जिन बच्चों ने जो भी सेगमेंट में उनकी प्रिपरेशन अच्छी थी वो उन लोग के नंबर अच्छे आए, जिनकी प्रिपरेशन में कमी थी उन्हीं लोग के नंबर अच्छे नहीं आ पाते। ये सिंपल सा लॉजिकल फैक्ट है। यही फैक्ट इसमें भी इम्प्लीमेंट होता है कि काउंसलिंग से पहले अगर आपने अच्छी से अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, आपने हर सेगमेंट को कवर करके रखा है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग रिगार्डिंग द कॉलेज, फीसेज एसेट्रा, स्कोर के वाइज क्या क्या मिल सकता है, तो उस कंडीशन में आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये जो अगला बंदा मुझे बोल रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन को रिलाई नहीं करना चाहिए, आई शुड गो माई ओन वे, में अपने हिसाब से काउंसलिंग करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इससे कि आपका जो कन्फ्यूज़न तभी होता है जब आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, कन्फ्यूज़न आपसे बहुत दूर भाग के चला जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ों को अच्छे से आप करते हो तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं, आप अपनी खुद से काउंसलिंग कर सकते हो इन्फॉर्मेशन करके, और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फिर अपनी मेडिकल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर बन के आप सेटिस्फाइड हो सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप काफ़ी लोगों के लेक्चर्स देख रहे होगे, वीडियोस देख रहे होगे, जैसे कि नीट के एग्ज़ामिनेशन में जो फॉर्मूला था, काफ़ी बच्चों ने सेल्फ प्रिपरेशन करी। जिन लोगों को लगा कि सेल्फ प्रिपरेशन से बेटर है कि कोई मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, कोई टीचर ज्वाइन कर लूँ, तो उन्होंने किसी कोचिंग या टीचर का सहारा लिया। यही फॉर्मूला आप काउंसलिंग में भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरी काउंसलिंग की सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं काउंसलिंग कर लूँगा और सीट निकाल लूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम एडुइसिस, कि आप अच्छे से काउंसलिंग करें और सीट निकालें। और इन केस अगर आपको लग रहा है अभी भी कुछ डाउट्स हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप सही से काउंसलिंग को समझें, आप अपने काम में बिजी हैं, तो कोई मेंटर हायर कर लीजिए, एक अच्छा सा, जो आपको काउंसलिंग में गाइड कर सके स्टेप टू स्टेप, और इसकी हेल्प से आप अच्छे से काउंसलिंग करें और काउंसलिंग के थ्रू सीट ले लें। काउंसलिंग इज़ द ओनली मीडियम टू टेक अ सीट। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट कंडक्टेड जो काउंसलिंग होती है उसी के माध्यम से आप लोगों का सीटों का अलॉटमेंट होगा, और वही सबसे बेस्ट तरीका रहता है। इफ़ डोंट गेट कन्फ्यूज विद ऑल द डील्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये जुगाड़, वो लफड़ा, इन सब चीज़ों से हर साल काफ़ी बच्चे शुरुआत में तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर आगे चल के उनको काफ़ी अफसोस होना पड़ता है। तो इस सब के लिक्विडिटी ऑफिस से बिल्कुल दूर रहना है, काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है, गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करी उसको समझना है। इस बार भी काफ़ी इनोवेशन और चेंजेस देखे जा सकते हैं काउंसलिंग के अंदर, जैसे कि पिछले 2-3 साल में देखे गए। फीस को लेके अभी भी क्वेश्चन मार्क बचा है कि एनएमसी का जो बिल है वो इस बार एप्लीकेबल होगा कि नहीं, फीस में चेंजेस आएंगे कि नहीं, ये चीज़ आपको 15 अगस्त के बाद ही होपफुली इसके बारे में पता चलेगा। जहाँ तक हमारा आइडिया है, अगर ये चीज़ एप्लीकेबल भी होती है तो धीमे धीमे एप्लीकेबल होगी। इट विल टेक अ टाइम ऑफ एटलीस्ट 2-3 ईयर्स, एक साथ नहीं एप्लीकेबल होगी। तो कुछ पार्ट इसका देखा जा सकता है अगर एप्लीकेबल हो रही है, लेकिन 100% की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बिकॉज कोई भी चीज़ होने में समय लगता है, धीमे धीमे चीज़ें होती हैं। एनएमसी का जो फॉर्मूला आया था उसको एप्लीकेबल होने में काफ़ी समय लग रहा है। तो ये सब चीज़ें जो अभी जो फैक्चुअल जो पोजीशन है सभी स्टूडेंट्स की, वो यही है कि इंफॉर्मेशन सबके पास थोड़ी बहुत है, उनको पता है कि थोड़ा बहुत है, लेकिन कन्फ्यूज़न है, कॉन्फिडेंट नहीं है स्टूडेंट। उसके पीछे का यही रीज़न है कि सारे सेगमेंट में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हमारे पास अच्छी से इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई चीज़ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा तो ज़्यादा है लेकिन उस डाटा को हमने प्रोसेस नहीं किया है, उस कंडीशन में हमें कन्फ्यूज़न का स्टेट होता है। लेकिन अगर आपके पास डेटा है और डेटा को आपने प्रोसेस कर लिया, आपको यकीन है कि आप काउंसलिंग करने जाओगे और इस सब चीज़ों को अच्छे से यूज़ करोगे तो आप सीट निकाल लोगे। बस ये चीज़ आपको अगले 1-1.5 महीने देखना है। तो इसमें कोई बड़ी मुश्किल की चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। इट इज़ नॉट लाइक डैट कि अब आपको 8 घंटे 9 घंटे रोज़ जैसे नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे आपको पढ़ाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जेन्युइन एक डेटा हो, वो डेटा आपको देखो। अगर आपके पास जब भी टाइम मिलता है, दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट उसको देखते हो, समझते हो, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेटा नहीं है, तो आप एडुएसिस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हमारी वेबसाइट पे जाके eduasis.com पे सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वहाँ से आपके पास डेटा आ जाएगा। और किसी भी जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एमसीसी की काउंसलिंग करोगे, डीम्ड कॉलेज की, ऑल इंडिया कोटा की, तो वहाँ का नीट बुलेटिन अच्छे से पढ़िए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो आपकी क्लियर कर देगा। किसी स्टेट की काउंसलिंग में आप जा रहे हो, महाराष्ट्र स्टेट में जा रहे हो, गुजरात में जा रहे हो, यूपी, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड सो ऑन, तो वहाँ का आप बुलेटिन को अच्छी तरह से एक बार रीड कर लीजिए। लास्ट ईयर का बुलेटिन अभी भी वेबसाइट के ऊपर पड़ा होगा, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे और उसके बाद आप अच्छे से काउंसलिंग कर पाओगे। और थर्ड पैरामीटर पे फिर कॉलेज की सर्च करिए, कॉलेज को देखिए, जिस भी कॉलेज को आपने टारगेट किया, एनएमसी पे जाके देखिए, उसकी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देखिए। इस तरह से आपको उसके सारे फीडबैक मिल जाएंगे कि कॉलेज कैसा है, एमएसएमडी चला रहा है कि नहीं चला रहा है, और उसके बाद आप काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग के अंदर जितना भी है सब कुछ काउंसलिंग के अंदर है, सारे ऑप्शन। गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई सीट, मेहमान सीट,
एनआरआई वाले स्टूडेंट अभी भी काफ़ी, जिनका फ़ोन आ रहा है, बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि सर मैं एनआरआई यूज़ करूं या मैनेजमेंट यूज़ करूं। तो जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है उसको यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। अगर आपको मैनेजमेंट में सीट फीस बच रही है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है मैनेजमेंट से, तो आप मैनेजमेंट के थ्रू जाइए। अगर आपको एनआरआई से ज़्यादा अच्छी डील मिल रही है तो आप एनआरआई से जाइए। इस तरह से आप एप्लीकेबल देके अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हो। बात में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी इस बार 135 से लेके 140 के बीच में आने चाहिए। 140 के नीचे ही इनफैक्ट आपका इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स सेट हो सकता है, जिस हिसाब से स्टैट्स निकल के आए हैं। बाकी रियलिटी तो अगले 1 महीने में चीज़ें क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड। तो इन सब चीज़ों को सेगमेंट को कवर करिए, जिससे कि आपकी काउंसलिंग कॉन्फिडेंट वे से अच्छी काउंसलिंग हो और आपको बिना किसी हज़ल के एक अच्छी सीट मिलते हैं फ्रेंड्स। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम स्टेट टू स्टेट कॉलेजेस के बारे में और सब बातें करेंगे, जिससे कि आपकी काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तब तक के लिए ऑल द very best for watching us. Thank you so much for watching us. All the very best for your counseling activities, friend. Thank you.